दूसरी बात, हमारा वक्फ पे टेक क्या है, पोजीशन मेरी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। वक्फ एक्ट इस देश में सबसे पहले आया 1913 में, फर्स्ट वक्फ कानून आया। उसके बाद वक्फ कानून बना 1923। 1923 का वक्फ कानून पढ़ लेंगे तो बड़ा सिंपल सा कानून है कि जो भी आदमी अपनी वक्फ संपत्ति करना चाहता है, अल्लाह को डोनेट करना चाहता है, इस्लाम को मानने वाला, तो वो अपनी संपत्ति डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने दर्ज कराएगा। 1923 से आज 2023 में हम लोग बैठे हुए हैं और 2013 में भी इसमें अमेंडमेंट आए। आज इस पूरे कानून का जो स्वरूप है वो बदल चुका है और वक्फ में ऐसी असीमित अधिकार दे दिए गए हैं जो टोटली संविधान के विरोध में है। वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं, अब मुझे लगता है इस मुद्दे में ज्यादा मुझे लाइट थ्रो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पिछले हम 6-7 साल से अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो मुद्दा पब्लिक डोमेन में आ चुका है। जब हम लोग ये बात करते थे वक्फ की 2017-18 में, जब मैंने ये मुद्दा रेस किया था, तो लोग मुझसे कहते थे कि विष्णु जी आप जो बात कर रहे हैं ना ये बड़ा एकेडमिक है, कहाँ ऐसा हो रहा है, कहाँ ऐसे कोई उदाहरण है आपके पास, दिखाइए। तो हमारे पास जो उदाहरण होते थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन को वक्फ कर लिया है बताते थे, या राम मंदिर को कह रहे हैं वक्फ है बताते थे, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को वक्फ कहते हैं, अपना ज्ञानव्यापी को वक्फ कहते हैं, ये सारी जगहों को वक्फ कहते हैं। हम छोटे छोटे उदाहरण बताते थे। अब जब समाज की आंखें खुली तो दिखने लग गया कि कैसे तमिलनाडु में एक 1400 साल पुराने पूरे गांव को आपने वक्फ कर दिया, बिहार में अभी आपको पता होगा वक्फ कर दिया, दिल्ली में 6 मंदिर वक्फ कर दिए, अभी बनारस में एक पूरा कॉलेज जो है उसको वक्फ कर रहे हैं, उसकी लड़ाई चल रही है, चंद्रशेखर आजाद पार्क जो प्रयागराज में, उसको, पूरे देश को आपने अलग अलग जगह पे वक्फ की समस्या कर रखी। और पता है क्यों होता है ये, आपको पता चल रहा है क्योंकि वक्फ वाले अपना जो नोटिफिकेशन है करके अपने पास रख लेते हैं, उसका कोई पब्लिक में तो आता नहीं है। अच्छा। तो पता ही नहीं चलता है, और जब देखते हैं कि आदमी वीक पड़ गया तो वहां पे जाके कब्जा कर लेते हैं। अब ये सब हमने बातें कही थी, हमें पता था ये हो रहा है, पर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उस समय उतने ज्यादा, तो लोग हमारी बात को सीरियसली नहीं लेते थे। बट अब मुझे लगता है अब ये मुद्दा आ गया है, लोग इसके बारे में अवेयर भी कि क्या है क्या नहीं। अब देखिए क्या है हमारा, अगर मैं अभी कानून की प्रक्रिया बताऊंगा वक्फ की तो और बहुत समय लग जाएगा। तो वक्फ एक्ट 1995 असंवैधानिक है, उसकी काफी प्रोविजंस हैं ऐसे जो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जैसे आर्टिकल सेक्शन 40 है जो कहता है कि वक्फ किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। सेक्शन 4, 5 और 6 का सर्वे है। सेक्शन 8 में जो राज्य सरकार उसका खर्चा वहन करती है, ये सब चीजें असंवैधानिक है। उनके जो लोग हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। इवैक्यू प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली है, उनको इंक्रोचमेंट हटाने का अधिकार है, किसी भी सरकारी दफ्तर में घुस के रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट करने का अधिकार है, प्रशासन को अधिकार है ये बताने का कि वो क्या करें क्या ना करें, उनके ऑर्डर्स को कंप्लाई करें। सेक्शन 36, सेक्शन 41 में और वक्फ संपत्ति को दर्ज करने का अधिकार है। ये सब उनके पास है। सेक्शन 85 में वक्फ ट्राइब्यूनल वो खुद ही बनाएंगे जिसमें इस्लामिक लॉ का जानकार होगा। ये सारा उनको एक संविधान से ऊपर जाके, संविधान का मर्डर करके ये पूरा एक कानून का सेटअप किया गया। अब जब मैं जेपीसी के सामने गया था तो हमने बड़ी प्रोफेशनल, भावनात्मक नहीं, बहुत ही प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन जेपीसी के सामने दी है, जिसमें हमने ये बताया है कि ऐसे जो प्रोविजंस हैं जो इस समय जेपीसी से भी रह गए, इस अमेंडमेंट बिल, या अमेंडमेंट बिल जो आया ये अधूरा है। ये तो इस अमेंडमेंट बिल ने 30% काम किया है, 70% ऐसे प्रोविजन हैं जो अछूते रह गए इस अमेंडमेंट बिल से। तो हमने वो जेपीसी के सामने प्रेजेंटेशन दिया है कि उन सारे सेक्शंस को रिपील किया जाए, खत्म किया जाए, और रिपील करने के बाद, खत्म करने के बाद कानून कैसा दिखेगा वो भी हमने जेपीसी के सामने प्रेजेंटेशन दिया है। अब एक बात और बताना चाहता हूं, 2 बातें जो आपने सवाल पूछा उसी पे आ रहा हूं। पहला है, हमने 5 जोन बनाए हैं इस देश में, और वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन का हमने गठन करने की सिफारिश की है जेपीसी के सामने। और हमने कहा है कि जो संपत्ति चली गई है वक्फ के रूप में, हजारों एकड़ की संपत्ति, 12 लाख एकड़ की संपत्ति में से कितनी ऐसी संपत्ति है जो गलत ढंग से वक्फ के कब्जे में चली गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि वो संपत्ति प्राइवेट व्यक्ति की वापस कैसे आएगी, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है इस अमेंडमेंट एक्ट में। तो हमने वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन का गठन किया है और 5 जोन बनाए, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को कहा है कि वो इसको हेड करेंगे, अलग अलग हाई कोर्ट जजेस को हेड करेंगे। 5 साल के अंदर कमीशन का दायरा रहेगा और वो इसको डिसाइड करके डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे और उसकी फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट आएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो लोग ये कहते हैं कि इस वक्फ एक्ट में 60 पंचर हो गए हैं, अब जब इतने टायर में पंचर हो गए हैं तो टायर बदल दिया जाए। तो यहाँ पे कोई टायर या पंचर, या जैसे बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो कहते हैं एक्ट को ही रिपील कर देना चाहिए। वहीं पे आ रहा था कि रिपील करने से
क्या नुकसान होगा और अमेंडमेंट करने से कैसे उस नुकसान से बचा जा देखिए, सकता मैं आपको है? बताना चाहता हूं कि आज अगर ये एक्ट रहेगा तो वफ अगर कोई अनियमितताएं कर रहा है, कोई इरेगुलरिटी कर रहा है, तो वो चीज चेक में आएगी। अगर आप एक्ट को रिपील कर देंगे तो आज जो इस्लाम को मानने वाला है वो जो संपत्ति चाहेगा वफ करता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। आप अगर एक्ट को रिपील कर देंगे तो बड़ा हानिकारक हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और मैं चाहता हूं कि लोग इसमें डिबेट करें, चर्चा करें, मुझे कंट्राडिक्ट करें कि कैसे मैं कह रहा हूं गलत है। अगर आज कोई व्यक्ति को आप वफ करने से तो नहीं रोक सकते, आपने वफ एक्ट रिपील कर दिया, तो क्या वफ एक्ट रिपील करने से वफ को जो अल्लाह को डोनेट कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, जो शरिया लॉ है वो खत्म हो जाएगा? वो तो रहेगा ही, वो उनका पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ का पार्ट है। तो अगर आप किसी को वफ नहीं करने से रोक सकते हैं तो कम से कम हमारा जो पूरा, और देखिए इसमें फोकस क्या है, वफ आदमी जो इस्लाम को मानने वाला है अपने जीवन काल में अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को वफ करे, यही कानून था 1923 का, और वो जो वफ करे उसको रजिस्टर किया जाए, इतना सही कानून रहना है। तो हमने जो प्रेजेंटेशन दिया है ये घूम फिर के 1923 के कानून पे ही आ रहा है। तो वक्फ मामले में जो आपने जेपीसी के सामने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसका अगर मोटे तौर पे हम कहें कि मेजर हाइलाइट्स ये हैं कि वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन बनेगा, जो संपत्ति वक्फ में गलत चली गई है वो वापस आएगी, जितने ड्रैकोनियन प्रोविजंस है सेक्शन 4, 5 और 6, सेक्शन 8, सेक्शन 36, सेक्शन 41, सेक्शन 28, सेक्शन 54, 55, सेक्शन 83, 85, सेक्शन 101, सेक्शन 89, 107, 108, ये सारे सेक्शंस को रिपील किया जाए, खत्म किया जाए। और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जो गलत रह गए, उसको हमने रिपील करने की मांग की है। और उसके बाद पूरे कानून का एक रूप दिया है कि जब कानून ये जो हम अमेंडमेंट दे रहे हैं उसके बाद जब आएगा तो ऐसा दिखेगा। और कैसा दिखेगा? जो 1923 का कानून था कि आज इस्लाम को मानने वाला अपनी संपत्ति को, जीवन काल में अर्जित की हुई संपत्ति को वह संपत्ति घोषित करेगा और वो दर्ज होगी और वो सरकार उस पर चेक रखेगी कि कितनी दर्ज हो रही, कितनी नहीं हो रही, कितनी गलत है, कितनी सही है। पॉइंट नंबर 1। अगर आप रिपील कर देंगे तो सरकार का चेक ही नहीं रहेगा। अगर आप रिपील कर देंगे वफ एक्ट को तो गवर्नमेंट का कोई चेक ही नहीं रहेगा, कोई आपके पास रेमेडी नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो संपत्ति गलत चली गई है वो संपत्ति वापस आए। तो ये पूरा हमने मैकेनिज्म बनाया है। अगर वफ एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा तो तब भी आपको वफ एक्ट लाना पड़ेगा, तो उसमें भी यही आएगी बात, चाहे कान को ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो। चलो ये मान लेते हैं रिपील कर दीजिए, उसके बाद भी तो वफ के लिए कानून लाना पड़ेगा कि कैसे उसको गवर्न किया जाएगा, कैसे रजिस्टर किया जाएगा, तो उसमें भी यही बातें आएंगी। और जो संपत्ति चली, मैं कहता हूं कानून, चलिए जो लोग कह रहे हैं कि वफ को रिपील किया जाए उनकी बात मान लेते हैं, रिपील करके फिर तो नया कानून लाना पड़ेगा। जो 12 लाख एकड़ की संपत्ति वफ में चली गई वापस कैसे आएगी? आपने रिपील कर दिया, अब संपत्ति वापस कैसे आएगी ये बताइए। उसके लिए तो कानून लाना पड़ेगा। वफ कैसे दर्ज होगा इसकी तो प्रक्रिया तो देनी पड़ेगी, तो वो इस अमेंडमेंट में हो सकता है, इसी अमेंडमेंट में हो सकता है। तो बात ये है, बात सिर्फ एक मेरे किसी से कोई बैड नहीं है, मतलब बात एक दृष्टिकोण की है। आप उसको रिपील करके भी फिर कानून लाना पड़ेगा, और यहीं पे अगर आप अमेंडमेंट कर देंगे तो यहाँ पे अमेंडमेंट हो जाएगी। विष्णु जी, हमने देखा मतलब मंशा ये है कि पहुंचना कहाँ है आपको, व्हाट यू हैव टू अचीव।